लॉन्च हुई स्ट्रगल में लोग बढ़ चढ़कर भाग भी लेते। इसके बाद जुलाई में बोस कैलकाटा में एक और सत्याग्रह लॉन्च करने की कोशिश करते। ये सत्याग्रह होलवेल मॉन्यूमेंट के रिमूवल के लिए किया जाना था, लेकिन इससे पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट बोस को अरेस्ट कर लेती है। प्रिजन में नेताजी हंगर स्ट्राइक शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से दिसंबर 1940 में ब्रिटिशर्स इन्हें हाउस अरेस्ट में रख देते हैं। फिर खबर आती है कि बोस हाउस अरेस्ट से एस्केप कर चुके हैं। 17 जनवरी 1941 को एक पठान के भेष में बोस ब्रिटिश ऑफिसर्स को चकमा देते हुए हाउस अरेस्ट से फरार हो जाते हैं और 26 जनवरी 1941 को पेशावर पहुंच जाते हैं और फिर अफगानिस्तान के रास्ते रशिया चले जाते हैं। बोस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए सोवियत रशिया की हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जून 1941 में रशिया वर्ल्ड वॉर में एलाइज को ज्वाइन कर लेता है। मतलब अब वो खुद ब्रिटेन के साथ हो गया था। इस बात से बोस काफी निराश हो जाते हैं और यहाँ से जर्मनी के लिए प्रस्थान करते हैं। उन्होंने उम्मीद किसी भी समय नहीं छोड़ी और निरंतर प्रयास करते रहे। उनका मानना था कि इंडिया को आजाद कराने के लिए और ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट फोर्सेस को हराने के लिए वर्ल्ड लेवल पर हेल्प लेनी जरूरी है। जर्मनी में बोस अपना नाम ऑर्लैंडो मज़ोटा रखते हैं। जर्मनी और इटली के द्वारा कैप्चर किए गए इंडियन ओरिजिन के वॉर प्रिजनर्स को लेकर बोस एक आर्मी फॉर्म करते हैं, जिसे फ्री इंडिया लीजन कहा जाता है। जर्मनी के ड्रेसडेन में इसका ऑफिस बनाया जाता है। जर्मनी के लोग बोस को नेताजी नाम देते हैं और यहाँ पर ही फ्री इंडिया सेंटर में बोस जय हिंद का नारा देते हैं। जनवरी 1942 में बर्लिन रेडियो से बोस रेगुलर ब्रॉडकास्ट शुरू करते हैं। इसे आजाद हिंद रेडियो नाम दिया जाता है। मई 1942 में बोस की मुलाकात हिटलर से होती है। इस मीटिंग के बाद बोस को जर्मनी की इंटेंशंस पर डाउट हो जाता है। इसके साथ ही बोस हिटलर के रेसिस्ट व्यूज का भी विरोध करते हैं। उन्हें लगता है कि इंडिया की आजादी के लिए जर्मन हेल्प से काम नहीं चलने वाला, इसलिए फरवरी 1943 में बोस जर्मनी छोड़ देते हैं और सबमरीन्स के द्वारा जापान चले जाते हैं और फिर वहां से सिंगापुर पहुंचते हैं। सिंगापुर में नेताजी रोश बिहारी बोस से इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की कमांड अपने हाथों में लेते हैं। लेकिन ये इंडियन नेशनल आर्मी का सेकंड फेज होता है और इसे समझने से पहले फर्स्ट फेज को समझना जरूरी है। ओरिजिन एंड फर्स्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। दोस्तों, इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर यानी POWs को लेकर आर्मी क्रिएट करने का आइडिया ओरिजिनली मोहन सिंह का था। ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे जिन्होंने मलया में रिट्रीटिंग ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन न करने का फैसला किया था। अरे भाई क्या आदमी है, जापानीज से हेल्प मांगी थी। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन, USA और रशिया मिलकर लड़ रहे थे जर्मनी और जापान के विरुद्ध। जापान ने तेजी से बढ़ते हुए साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटेन और उसके एलाइज को हराया था और ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स को प्रिजनर्स ऑफ वॉर यानी POWs बना लिया था। मोहन सिंह द्वारा हेल्प मांगने पर जापानीज इंडियन POWs को मोहन सिंह को सौंप देते हैं, जिन्हें मोहन सिंह इंडियन नेशनल आर्मी में रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं। बड़ी संख्या में POWs इस आर्मी को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि एक तो इनके मन में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गुस्सा था और दूसरा जापान में POWs कैंप्स की कंडीशंस बहुत खराब थी। सितंबर 1942 में 16,000 से ज्यादा सोल्जर्स के साथ INA की फर्स्ट डिवीजन तैयार हो जाती है, लेकिन जल्दी ही INA के रोल को लेकर मोहन सिंह और जापानीज के बीच डिफरेंसेस इमर्ज हो जाते हैं। जापानीज सिर्फ 2000 सोल्जर्स की एक टोकन फोर्स ही रेज करना चाहते थे, जबकि मोहन सिंह का प्लान एक बड़ी आर्मी क्रिएट करना। कोई दाएं बाएं नहीं देखना भाई, सीधे घुस जाना। साथ ही INA की ऑटोनॉमी को लेकर भी जापान और मोहन सिंह के विचार अलग अलग थे। इसलिए जापानीज दिसंबर 1942 में मोहन सिंह को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं और इसी के साथ INA का दाएं बाएं नहीं देखना लोग। अब बात करते हैं सेकंड फेज की, जो सुभाष चंद्र बोस के सिंगापुर पहुंचने से शुरू होता है। सेकंड फेज ऑफ द INA। दोस्तों, आपको क्रांतिकारी रोश बिहारी बोस तो याद ही होगा। इंडिया में इनकी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को जब ब्रिटिशर्स ने फोर्सफुली सप्रेस किया, तब 1915 में ये जापान चले गए थे और इवेंचुअली जापान के नेचुरलाइज्ड सिटीजन बन जाते हैं। यहाँ वो जापानीज को इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इंटरेस्ट दिलाने के लिए बहुत एफर्ट्स करते हैं। रोश
रासबिहारी बोस पैन एशियन सर्कल्स में एक्टिव रहते हैं। टोक्यो में इंडियन क्लब की फॉर्मेशन करते हैं और वेस्टर्न इंपीरियलिज्म पर लेक्चर भी देते हैं। इसके बाद 1942 में जापानीज गवर्नमेंट की हेल्प से टोक्यो में रासबिहारी बोस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की फॉर्मेशन करते हैं और जब मोहन सिंह द्वारा आईएनए क्रिएट की जाती है तो ये बहुत एक्साइटेड होते हैं और सिंगापुर के लिए निकल जाते हैं।